बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने इलेक्ट्रिक फ़ील्ड कैलकुलेट करनी है और ये इलेक्ट्रिक फ़ील्ड हमारे पास दो मुख्तलिफ़ चार्जेस की होंगी और ये एक पॉइंट पर लग रही होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर ऐसी कंडीशन होगी कि हमारे पास दो चार्जेस होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। ज़ाहिर सी बात, इस पॉजिटिव चार्ज की भी कुछ इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होगी और इस नेगेटिव चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उस पॉइंट पर हमने इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी उसे कैलकुलेट करना होगा। बेसिकली ये हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले डायपोल को समझेंगे। अब डायपोल क्या होता है, डायपोल सबसे पहले हम डायपोल को समझेंगे क्योंकि ये जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ना, ये हमारे पास जो सिस्टम गिवन होगा वो डायपोल सिस्टम होगा। अब डायपोल सिस्टम क्या होता है, बेसिकली डायपोल सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसमें दो चार्जेस हम लेते हैं। ठीक हो गया, दो चार्जेस लेते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है। फॉर एग्जांपल चार्ज की भी मैग्नीट्यूड होती है ना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये 2 कूलम का चार्ज है, ये 3 कूलम का चार्ज है, ये 4 कूलम का चार्ज है, एक्सेट्रा। तो हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस होते हैं जिनका हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम होता है, यानी उनका जो मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन अपोजिट साइन होता है, लेकिन उनके साइन अपोजिट है। फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा चार्ज हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी दोनों के पास एक जितना कूलम का चार्ज होता है। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्ज, और इसके अलावा उनको सेपरेट किया होता है हमने एक स्मॉल डिस्टेंस से, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डायपोल सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहीं पर देख लो कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। सपोज़ करो कि दोनों की मैग्नीट्यूड एक है, क्या है, 2 कूलम का ये चार्ज है और 2 कूलम का हमारे पास ये चार्ज है। ठीक हो गया, और दोनों चार्जेस हैं उनको हमने कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, तो ये हमारे पास एक डायपोल बन गया। ठीक है, तो क्या हमारे पास बन गया, ये हमारे पास डायपोल बन गया। ठीक है, अब हम अपनी डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा समझने वाली डायग्राम है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे बनाकर दिखाऊंगा कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। मैं डायग्राम को थोड़ा ना और मतलब, हाँ, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया, ये नेगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। और दोनों चार्जेस जो है वो उनको सेपरेट किया हुआ है हमने कुछ डिस्टेंस से। ठीक हो गया, जो हम डिस्टेंस लेते हैं ना वो सेंटर से लेते हैं चार्ज की। ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डी से हमने उसको डिनोट किया हुआ है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पर मिड पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास मिड पॉइंट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आएगा, डी डिवाइडेड बाई 2, यानी ये जो है हमारे पास मिड पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो डी डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 4 मीटर का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेकर मिड तक भी 2 का होगा, फिर इस मिड से लेकर यहाँ तक भी डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास 2 मीटर का होगा। सिंपल सी बात है। ठीक हो गया, दो चार्जेस हैं और इनके दरमियान का डिस्टेंस है डी। ठीक हो गया, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है, और फॉर एग्जांपल हमारे पास वो पॉइंट है इस जगह पर। इस जगह पर हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है क्योंकि हमने ऊपर गिवन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दो चार्जेस की वजह से। तो इस पॉइंट पर जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक हो गया, इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना वो हमारे पास y के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, वो बराबर है हमारे पास y के बराबर। इस पॉइंट पर हमने, याद रखो, इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट पर। ठीक हो गया, और अब देखो, अब गौर करने वाली चीज़ है। देखो, जो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किससे किया जाता है, फील्ड लाइन से। और फील्ड लाइन में जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन्स हमारे पास आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव की इनवर्ड होती है। ठीक है, फील्ड लाइन्स की बात करूँ, फील्ड लाइन्स याद रख लो कि पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होगी, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होगी। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड लाइन्स से। ठीक हो गया, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको फील्ड लाइन से। तो इस पॉइंट पर ना, इस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके और इसके
सम के बराबर होगी। तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना वो आउटवर्ड जा रही है। ठीक हो गया। जैसे यूँ बनाते हैं ना फील्ड लाइन्स आउटवर्ड, तो हम यहाँ पर भी ये करेंगे कि फील्ड लाइन इसके लिए ये हमारे पास आउटवर्ड है। ठीक हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन्स है जो हमारे पास आउटवर्ड है, और जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन्स क्या होती है, इनवर्ड। तो इस चार्ज की फील्ड लाइन जो है वो इनवर्ड होगी, इसको हम इस तरह कर लेंगे। ठीक हो गया। इसको हम इस तरह कर लेंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास एरो की डायरेक्शन देखो, एरो की डायरेक्शन, यहाँ पर कोई एरो नहीं है। पॉजिटिव चार्ज के लिए वो आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज के लिए वो हमारे पास इनवर्ड है। ठीक है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास फील्ड लाइन जो है वो इनवर्ड है। ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आई। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास लेट अस सपोज कोई थीटा एंगल बन रहा है, और यहाँ से यहाँ देखो तो हमारे पास थीटा एंगल बना है। ये एंगल है ना जो बेसिकली वो फील्ड लाइन और ये जो डिस्टेंस है ना इनके दरमियान बन रहा है। ठीक हो गया। और अब जो है ना अब एक और बात जो गौर करने वाली है। ठीक हो गया। अब एक और बात गौर करने वाली, ये देखो ये फील्ड लाइन जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसकी थोड़ी ना प्रोजेक्शन भी कर दी, क्योंकि देखो फील्ड लाइन जो होती है ना, फील्ड लाइन्स वो हम ये कहते हैं कि फील्ड लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक होती है चार्ज की। तो यहाँ पर तो हमने यहाँ तक फील्ड लाइन, बस हमने यहाँ तक जो शो किया था ना वो फील्ड लाइन का एक पार्ट था, हालांकि फील्ड लाइन जो है वो काफ़ी दूर तक है। तो इस फील्ड लाइन की हमने प्रोजेक्शन बना दी आगे। ठीक हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो इसको हम इसको ये जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो हम इसको ई प्लस के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली प्रोड्यूस हो रही है, इसको हम ई नेगेटिव से डिनोट करेंगे। तो ई पॉजिटिव है और ये इस तरह जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। तो इसके ना दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है। इसको हम इसके दो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। एक इसका कंपोनेंट होगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक इसका कंपोनेंट होगा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास होगा, ये देखो एंगल, ये यहाँ पर एंगल बन रहा है। ठीक हो गया। और एंगल द्वारा जो कंपोनेंट होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है ई कॉस थीटा के। तो ये वाला जो कंपोनेंट है मैं इसको यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है। ये देखो ये ई पॉजिटिव है, ये ई पॉजिटिव के दो कंपोनेंट्स आ गए। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट ये किसके बराबर आएगा, ई पॉजिटिव कॉस थीटा के बराबर। यानी ये जो है ना ये हमारे पास बराबर है ई पॉजिटिव कॉस थीटा के, और ये जो बराबर है ना ई पॉजिटिव साइन थीटा के बराबर है। पॉजिटिव बेसिकली हम इसलिए ले रहे हैं कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक हो गया। और अब देखो, अब आपने ना अगली बात गौर से देखनी, ये रेक्टेंगल बन गया किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक हो गया। अब नेगेटिव चार्ज की तरफ देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना इसकी बड़ी अलग कहानी है। पहले ना इसको यहाँ पर इस तरह ये समझो कि ये देखो ये फील्ड लाइन जो है वो इनवर्ड आ रही है। ठीक हो गया। इनवर्ड आ रही है। ठीक हो गया। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा यू और इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा यू। दोनों हेड टू टेल के साथ अटैच हो गए। ये वाला ये इसकी हेड, इसकी जो दोनों मतलब जब हम वेक्टर्स को रिजोल्यूशन करते हैं ना तो इस तरह करते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखो कि ये जो है ना ये ओरिजिनल वाला था। ठीक हो गया। ये ई नेगेटिव की ओरिजिनल वाली फील्ड लाइन थी। ई नेगेटिव इसलिए लिख रहा हूँ कि नेगेटिव चार्ज की वजह से हुई है। ठीक हो गया। ये थी। और ये वाला जो ना कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इसको बेसिकली ऊपर होना चाहिए, लेकिन मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। ये कंपोनेंट जो है वो ई नेगेटिव, ये वाला जो कंपोनेंट है ना ये वाला कंपोनेंट ये इसी कंपोनेंट के बराबर है, और ये किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर। यानी जो ये वाला कंपोनेंट है ये कोस थीटा के बराबर है, और ये वाला जो कंपोनेंट ना ये वाला कंपोनेंट इसको मैं इस तरह बना रहा हूँ, इस तरह। और ये किसके बराबर है, ये बेसिकली ना ये देखो ये बेसिकली ये यूँ जा रहा है, यहाँ तक आगे तक जा रहा है, और फिर ये इसके साथ यूँ ज्वाइन हो रहा है। मैंने इसको बेसिकली थोड़ा शॉर्ट करके बना दिया। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है साइन थीटा के बराबर। ठीक है। अब बात को गौर से समझना, ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर था, ई पॉजिटिव कोस थीटा, ये वाला। और ये वाला किसके बराबर है, ई नेगेटिव कोस थीटा। ठीक हो गया।
ई पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ई पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ई नेगेटिव जो है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इन दोनों का आपको समझ आ गया, ठीक हो गया। इसका भी समझ आ गया होगा और इसकी भी समझ आ गया होगा। और बेसिकली मैंने इसको शॉर्ट बनाया, हालांकि ज़्यादा लॉन्ग भी कर सकते हैं और इसको ज़्यादा शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब देखो इसकी बात देखो, ये किसके बराबर था, ई पॉजिटिव कॉस थीटा के बराबर था, और ये किसके बराबर था, ई नेगेटिव कॉस थीटा के बराबर। और ये देखो ये किसके बराबर था, ई पॉजिटिव साइन थीटा के बराबर था, ठीक है। ये किसके बराबर था, ई पॉजिटिव साइन थीटा के बराबर। और ये किसके बराबर था, ये देखो ये किसके बराबर था, ई पॉजिटिव के ई नेगेटिव साइन थीटा के बराबर। क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा था, तो एंगल वाली साइड जो थी वो ये कॉस थीटा वाली थी, और ये वाली साइड जो थी ई साइन थीटा वाली थी। अब दोबारा गौर करें, अब देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, और दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी सेम है। जब मैग्नीट्यूड सेम है तो उनकी फील्ड लाइन्स भी सेम होंगी, ठीक हो गया। तो ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला ना, ये जो ग्रीन कलर से शो किया हुआ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये किसके बराबर है, ई पॉजिटिव साइन थीटा, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसकी फील्ड का साइन थीटा कॉम्पोनेंट। और ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये किसके बराबर है, ई नेगेटिव की साइन थीटा के बराबर। दोनों अपोजिट साइन में और सेम मैग्नीट्यूड के, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ठीक हो गया। अब तुम देखो, अब ये दोनों ये जो कॉम्पोनेंट था ना किसके बराबर था, ई पॉजिटिव कॉस थीटा की, और ये किसके बराबर था, ई नेगेटिव कॉस थीटा के बराबर। तो दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो जो भी चीज़ें सेम डायरेक्शन में होती है ना उनको हम ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पर है ना वो इन दो कॉम्पोनेंट्स की वजह से नहीं होगी, वो फील्ड इन दो कॉम्पोनेंट्स की वजह से होगी, क्योंकि ये दोनों कॉम्पोनेंट्स जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों कॉम्पोनेंट एक दूसरे को ऐड कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालना चाहूँ वो किसके बराबर होगी, ई पॉजिटिव कॉस थीटा, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कॉस वाला कंपोनेंट, और जो नेगेटिव चार्ज है ना उसका कॉस वाला कंपोनेंट। ये पॉजिटिव नेगेटिव से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक हो गया। और हमने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज किसके बराबर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज वो बराबर थी के क्यू आर स्क्वायर के बराबर, ठीक हो गया, के क्यू आर स्क्वायर के बराबर। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज के बराबर थी ना, तो उसके वो फॉर्मूला तब लगते हैं जब हम टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये फॉर्मूला तब लग रहा होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लग रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ई पॉजिटिव की जगह हम लिख देते हैं कि ई पॉजिटिव की जगह लिख देते हैं के क्यू आर स्क्वायर, ठीक हो गया, और कॉस थीटा, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इसकी जगह हम लिख देंगे के क्यू कॉस थीटा और आर स्क्वायर। ये किसकी वजह से, कि हमारे पास नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब देखो के हमारे पास किसके बराबर होता है, के हमने पीछे पढ़ा था ना, के बराबर होता है हमारे पास 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक हो गया, इसी के बराबर होता है ना। तो के की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू कॉस थीटा, और ये पॉजिटिव क्यू है, और इसको डिवाइड कर देंगे आर स्क्वायर के साथ, ठीक हो गया। यहाँ पे वही करेंगे कि 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट, क्यू जो है वो नेगेटिव के बराबर है, कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो कॉस थीटा तो जो दोनों टर्म्स है ना, इनमें कॉस थीटा हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक हो गया। तो कॉस थीटा क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है, तो कॉस थीटा को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, और ये दोनों चीज़ें भी हमारे पास, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 हो और 2 हो, 2 + 2 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं ना, 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसा सपोज करो कि 2 + 2 है और वो 4 के बराबर है, तो इस तरह अगर हम 2 को बाहर लिख दें, यानी एक जो इन दोनों में से ये दोनों 2 के बराबर थी इस तरह, और एक 2 को हमने बाहर लिख दिया और एक 2 को हम अंदर लिख देंगे, ठीक हो गया। तो हमने 2 को बाहर लिख दिया और 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर स्क्वायर, ठीक हो गया। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ थी ना, ये रिपीट हो रही थी, ठीक हो गया। तो इन रिपीट हो रही, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इनकी रिपीटेशन को हमने ख़त्म कर दी। जैसे 4 था ना, 4, जैसे 2 + 2, 2 + 2 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। हमने इस रिपीटेशन से अवॉइड करने के लिए
एक वैल्यू को बाहर लिख दिया और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर से, तो 2 2 4। तो इसी तरह अगर हम इस वैल्यूज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। और cos थीटा को हमने बाहर जाकर कॉमन ले लिया। ये बहुत सिंपल है, इसे समझने में मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर हमने बेसिकली ये किया कि ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी। ठीक हो गया, दोनों वैल्यूज़ थी सेम वैल्यूज़ थी, तो उनको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ से इस ये जो पूरी ना, ये पूरा इसको आप समझो कि 2 के बराबर है। फॉर एग्जांपल 2 + 2 4 के बराबर है, यानी ये भी 2 है और ये भी 2 के बराबर है। दोनों को ऐड करें 4 आ रहा है। तो 4 को लिखने का एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि 2 को मल्टीप्लाई करवा दो 2 के साथ 4 के साथ। तो इसी तरह दोनों वैल्यूज सेम है तो दोनों को ऐड करो तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन अगर कॉमन लेके 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो भी सेम आंसर आएगा। और एक cos थीटा ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि cos थीटा इसके साथ भी है और cos थीटा इसके साथ भी है। ठीक हो गया। तो अब हमने ना cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। और cos थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा जल्दी cos थीटा बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला तुम्हारे पास, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक हो गया। तो ये एंगल है, एंगल के साथ वाला क्या चीज़ है? एंगल के साथ भला क्या चीज़ है? एंगल के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। तो हमारे पास बेस क्या है? बेस ये d/2 जो है वो ये हमारे पास बेस है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज ये है और इसको हमने डिनोट किया हुआ है r के साथ। ठीक हो गया। तो cos थीटा बराबर है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। और बेस हमारे पास ये d/2 जो है ये हमारे पास बेस है, d/2 हमारे पास क्या है? बेस है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये जो r है ना ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह की अगर वैल्यू आ जाए ना तो सिंपल यूँ किया करो कि d/2 ये डिवाइड हो रहा है ना r के साथ। ठीक हो गया। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं d/2 r के साथ, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया करो और 1/r। ठीक हो गया। तो आंसर क्या है? cos थीटा किसके बराबर आ गया? cos थीटा बराबर आ गया d/2r। ठीक हो गया। तो यहाँ पर cos थीटा की आपके पास वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू को ना हम पुट कर देंगे अभी कि हमारे पास e किसके बराबर था? e हमारे पास बराबर था 2, यानी हमने जो कॉमन लिया था, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और r²। ठीक हो गया। q और r²। और यहाँ पर था cos थीटा था। cos थीटा को हमने वैल्यू निकाली d/2r। तो उसकी जगह हम यहाँ लिख देंगे d/2r। ठीक हो गया। क्या लिख दिया हमने? d/2r। अब देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक हो गया। ये 2 इस 2 से डिवाइड हो गया और ये r² था, इस r से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास e की वैल्यू क्या आई? q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², क्योंकि 2 ये r² r से मल्टीप्लाई हुआ तो r³ आ गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? यहाँ हमारे पास d आ गया। अब हमने क्या करना है कि अब हम ये चाहते हैं कि सारी वैल्यूज़ तो हमें पता है, क्या चार्ज की वैल्यू भी पता है, दोनों के साथ हमारा डिस्टेंस मौजूद है उसकी वैल्यू पता है, लेकिन हमें r की वैल्यू नहीं पता। तो अब यहाँ पर ना हमने r की वैल्यू निकालनी है। जो हमारा मेन टारगेट होगा ना वो हमारे पास क्या होगा? r के बराबर होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सबसे टॉपिक शुरू होने से पहले मैंने डायपोल मोमेंट का टॉपिक समझा। डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय मैग्नीट्यूड। और डायपोल मोमेंट के लिए आप एक चार्ज को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और फॉर एग्जांपल 2 चार्जेस हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो उनमें से एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को लेते हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये भी q और d है। तो इसको आप डायपोल से रिप्लेस कर देंगे। आप लिखेंगे एज वी नो डेट डायपोल इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई बाय d। ठीक हो गया। तो इसको जो है वो हम सबसे पहले डायपोल से रिप्लेस करवाते हैं, उसके बाद ही हम जो है वो r³ में से r की वैल्यू को हम पुट करेंगे। ठीक हो गया। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है कि हमने जो है वो यहाँ पर r की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। तो इस तरह का हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था। ये r की वैल्यू थी, ये हमारे पास d/2 था और ये हमारे पास y था और ये हमारे पास एंगल बन रहा था। ये मैंने ना ये वाले डायग्राम जो ये फैक्टर है ना इसको मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने r की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया।
तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज मेरे पास ये रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर मैं लिख दूँगा। और बेस क्या है मेरे पास, बेस जो है वो d डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, तो d डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के अपोजिट वाली साइन परपेंडिकुलर, वो किसके बराबर है, वो मेरे पास बराबर है वाई स्क्वायर के। तो अब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, ठीक हो गया, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो इससे इस ये कैंसिल हो गया, तो r और नीचे आ गया d/2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, एक बेस आ गई और एक परपेंडिकुलर आ गया, ठीक हो गया। तो r की मुझे यहाँ पर वैल्यू पता चल गई। अब मैं इस r की वैल्यू को ना यहाँ पर पुट कर दूंगा, लेकिन ये r है, मुझे r क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो इसके ऊपर मैं बस r क्यूब लगा दूंगा, मेरी जो क्यूरी है वो सॉल्व हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ r, ठीक हो गया, पुट वैल्यू ऑफ r इन अबव इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ r यानी जो रेडियस था उसको आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें आराम सुकून से, ठीक हो गया, क्योंकि इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा, इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो वैल्यू पता चल जाएगी। सारा फड्डा तो रेडियस का ही है, ये रेडियस यानी r का, रेडियस नहीं है ये, बस जो डिस्टेंस है ना वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, r की वैल्यू, ठीक हो गया। तो e किसके बराबर आएगा, e हमारे पास बराबर आ गया उसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p और r क्यूब आएगा नीचे, ठीक हो गया, नीचे क्या आएगा r क्यूब। अब यहाँ देखो कि अगर आपने ना स्क्वायर रूट हटाना हो तो स्क्वायर रूट हटाने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप ना स्क्वायर रूट को हटाएं। जब आप स्क्वायर रूट को हटाएंगे ना तो ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ है ना d डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इनके साथ आपको 1/2 लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्क्वायर रूट 4 है, ठीक हो गया, तो अगर आप स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 के बराबर आती है। अब अगर आपने इसको स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है ना तो आपको 4 को मल्टीप्लाई करवाना होगा 1/2 से, तो जब आप 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी हमारे पास 2 आंसर आएगा। तो इस तरह का जब हमने स्क्वायर रूट को उठाना हो तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो r की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक हो गया, r की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r की वैल्यू हमारे पास बराबर है वाई स्क्वायर प्लस d डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये d डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, और चूँकि हमने स्क्वायर रूट ख़त्म कर दिया तो ये हमारे पास 1/2 के बराबर आ गया, ठीक हो गया। अब देखो, अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हम y को कॉमन ले लें। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि y को कॉमन ले लें यहाँ से उठा के। यहाँ पर हम गलती कर बैठे कि r की सिर्फ हमने वैल्यू पुट कर दी, हालांकि सवाल में था कि r क्यूब की वैल्यू को पुट करें। तो r क्यूब की वैल्यू को पुट करना है, यानी जैसे हमने कहा ना 1/2, ये 1/2 जो है वो 4 के ऊपर पावर है, तो रेडियस के ऊपर क्या पावर थी 3, तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो आंसर किसके बराबर जाएगा, 3/2 के बराबर। पहले 1/2 था, लेकिन हम 1/2 भी इसकी रूट है, 1/2 भी इसके ऊपर, 1/2 भी इसके ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन साथ साथ क्यूब भी इसके ऊपर पड़ा है, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करवा दिए 3 के साथ तो 3/2 आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम जो है वो वाई स्क्वायर को, वाई को कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक हो गया। तो आज मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा कि जब भी आपने कॉमन लेना हो आपने क्या करना होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ पर आपने क्या चीज़ कॉमन लेनी है, हमने यहाँ पर कॉमन लेना है वाई स्क्वायर को हमने यहाँ पर कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक हो गया। किसको कॉमन लेना चाहते हैं, वाई स्क्वायर को। तो जिस चीज़ को कॉमन लेना हो ना, जिस चीज़ को कॉमन लेना हो उस चीज़ को पहले आप बाहर कॉमन ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने वाई स्क्वायर कॉमन लेना है तो मैंने बाहर वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया है, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया है, वाई स्क्वायर अंदर था और वाई स्क्वायर के बाहर था 3/2। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक घर से बाहर, अगर आप स्कूल से जब बाहर निकलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास स्कूल है और ये हमारा बैग है, तो जब हम स्कूल से बाहर निकलेंगे तो हम अपने बैग को भी साथ लेकर जाएंगे ना। तो जब हमने वाई स्क्वायर को कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर अपना बैग भी तो कॉमन लेकर जाएगा, साथ लेकर जाएगा ना। तो वाई स्क्वायर जो है वो अपने साथ ही 3/2 को भी बाहर ले जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि 3/2 इसका सामान है तो ये अपने सामान को भी ले चलेगा। तो वाई स्क्वायर को हमने कॉमन लेना था तो सबसे पहले हमने वाई स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाला तो वो 3/2 को भी अपने साथ लेकर चला गया, ठीक हो गया। अब अंदर क्या चेंज आएगा,
फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो जब हमने अंदर से वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे ना, तो वाई स्क्वायर को एक बाहर ले जाओ और वाई स्क्वायर को इन दोनों के साथ डिवाइड भी करवाना पड़ता है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर को कॉमन लेना था, तो एक वाई स्क्वायर को बाहर ले गए और एक वाई स्क्वायर को अंदर ले गए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 है, ठीक हो गया। अब आपने इसमें कॉमन लेना है कुछ, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 ही कोई कॉमन लेना है, 4 को आपने कॉमन लेना है, तो आप क्या करेंगे कि 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 4 को इससे डिवाइड करवा देते हैं। जब 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो आंसर 4 ही आ जाएगा। तो इसी तरह ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली पूरी वैल्यू, इसलिए हमने y को कॉमन लेना था, तो y को हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, अब हमने डिवाइड भी करवाना है। अब डिवाइड इसके साथ भी करवाएंगे और इसके साथ भी डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर के साथ भी वाई स्क्वायर को डिवाइड करवाएंगे, और ये जो d/2 का स्क्वायर है ना, d/2 का स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर जो है वो d/2 का स्क्वायर, इसको भी हमने डिवाइड करवाना है वाई स्क्वायर के साथ। तो इसको वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड करवाने का आसान सा तरीका ये कि लिख दो कि 1/y स्क्वायर, क्योंकि ये जो y स्क्वायर है ना, ये d²/2 के साथ डिवाइड ही हो रहे हैं, ठीक हो गया। अगर इसको y से मल्टीप्लाई करवाना था तो ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय y, अगर डिवाइड करवाना तो लिख देते हैं 1/y, ठीक हो गया। y स्क्वायर, सॉरी देखो यहाँ पर y स्क्वायर को कॉमन लेना था, तो y स्क्वायर को एक तो ये कि बाहर मल्टीप्लाई भी करवा दो और साथ साथ दोनों फैक्टर के साथ डिवाइड भी करवा दो, और y स्क्वायर जब बाहर निकला है तो 3/2 को भी अपने साथ बाहर लेकर चला गया, ठीक है। इस तरह आपको बात याद रहेगी कि हाँ भाई, जब हम स्कूल से बाहर जाते हैं तो अपना बैग भी साथ लेकर जाते हैं, तो जब वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो उसके साथ 3/2 को भी हम लेकर चले जाएंगे अपने साथ ही। तो अगला काम ये होगा कि वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। और क्या हुआ कि 2 को 2 है, ये वाई स्क्वायर वाला 2 है और इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 को मल्टीप्लाई करवा दो 3/2 के साथ, तो 3 आंसर आ गया। तो वाई ये 2 जो है वो इस 2 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक हो गया। और यहाँ पर थोड़ा हम इसे सिंपलीफाई कर देते हैं। ई किसके बराबर आ गया, बाहर वाला डायपोल 4πε0, ठीक हो गया, 4πε0, और ये y के ऊपर स्क्वायर था और वो 2 था, और 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 3/2 के साथ, ये और उसके ऊपर 3 आ गया, y 3 आ गया, ठीक हो गया। और अंदर हमारे पास ये पूरा फैक्टर तो जो है वो ख़त्म हो गया, ये दोनों डिवाइड हो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आंसर क्या। जब भी दो चीज़ें ऐसे कैंसिल आउट हो ना, तो उनका आंसर जो होता है ना वो 1 आता है, ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। और अंदर क्या आ गया, d/2y स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लिया कि d के पास भी स्क्वायर था और 2y के पास भी स्क्वायर था, तो दोनों स्क्वायर्स को हमने क्या कर दिया, दोनों को हमने कॉमन ले लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास d की वैल्यू ना, d की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, d की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है y की बनिस्बत, यानी y जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है और d जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। जब भी बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू बहुत बड़ी चीज़ से डिवाइड, बहुत ज़्यादा स्मॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ के साथ डिवाइड होना, तो आंसर जो होता है बहुत स्मॉल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ना ये पॉइंट है, ठीक हो गया, इस पॉइंट को आपने डिवाइड करना है करोड़ बंदे में, ठीक हो गया, या लाख बंदे में, तो बाप बोलेंगे भाई ये इतनी छोटी सी चीज़ है और इसको करोड़ बंदे में कैसे डिवाइड करें। तो इसी तरह जो डी है ये बहुत छोटी चीज़ है, जब ये 2y यानी जो बहुत बड़ा चीज़ है ना उसके साथ डिवाइड होगी तो आंसर जो है वो हमारे पास नेग्लिजिबल आ जाएगा। तो इसलिए जो हम पूरे फैक्टर ना d/2y, इस पूरे को हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आएगा, ठीक हो गया, क्योंकि d जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है और 2y बहुत ज़्यादा लार्ज है। तो जब बहुत ज़्यादा स्मॉल चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आता है कि उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड y 1/4πε0 1/4πε0, और इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं py³ के साथ, ठीक है। तो ये पूरा फैक्टर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि 1 है, और d/2y स्क्वायर जो इतना स्मॉल है कि उसको हमने 0 के बराबर कर दिया, और 1 + 0 जो है वो 1 के बराबर आ गया, और 1 जो है वो फिर इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वही आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये निकाल ली इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है दो चार्जेस की वजह से, और इसकी मैग्नीट्यूड, उसका आंसर क्या है, ये आंसर है। तो ये सारी जो थी वो आपके पास डेरिवेशन थी, तो इंशाल्लाह इस डेरिवेशन के साथ करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और इसके लिए आपने जो थोड़ी ऊपर कंसीडरेशन है वो लिखनी ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं ये बात जो है वो जो
ये इक्वेशन इंशाल्लाह ताला समझ आ गई होगी। अब हम ना इसके वर्क एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि हम जब भी हम कोई इक्वेशन पढ़े ना तो उसके बाद उसके वर्क एग्जांपल की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसके वर्क एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो अब जो है वो हम चलते हैं अपनी वर्क एग्जांपल नंबर 8.6 की तरफ। वर्क एग्जांपल है हमारे पास 8.6। ये एग्जांपल जो है ये इसमें भी हम बेसिकली जो हमने प्रीवियसली जो चीज़ें पढ़ी है ना वर्क एग्जांपल, उसी तरह हम ये वर्क एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। इसमें हमें वो क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जब दो चार्जेस उसने बताए हैं यहाँ पर कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, टू चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और वो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब आप ये बताएं कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनको एक डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया हुआ है, तो डायपोल नहीं बनेगा। आप सोचोगे हाँ डायपोल बनेगा, नहीं डायपोल नहीं बनेगा। तो डायपोल की शर्त ये है कि आपको एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब जाके दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस साइड जो है वो अलग होना चाहिए। यानी डायपोल में दो चार्जेस ऐसे लेते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन उनके साइन डिफरेंट होते हैं। लेकिन सवाल में हमें ये कहा गया कि दो ऐसे चार्जेस हैं जो पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उनके दरमियान जो है वो डायपोल नहीं बन सकता, ठीक हो गया। तो हमने उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट पर, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक और जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया। और ये दोनों जो है वो कुछ डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है, ठीक हो गया। और इनके मिड पॉइंट पर देखो, इनके मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस है और इनके मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो मिड पॉइंट से लेकर जब टोटल डिस्टेंस D है और D को दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहो तो एक हिस्से को D/2 मिल जाएगा और एक और हिस्से को D/2 मिल जाएगा, ठीक हो गया। ये बात आपको ये ना वो एग्जांपल से आपको जो पिछली वाली बात है ना वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी, ठीक हो गया। और इस पॉइंट पर फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक हो गया। इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर कुछ ना इंटरेस्टिंग बातें आएंगी, इसको यहाँ से यहाँ तक हम मैच कर देते हैं। ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास y के बराबर है, यानी हमने जो है y यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करना है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज का क्या सीन है कि जब पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना उनकी फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड होती है, ठीक हो गया। तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन है वो आउटवर्ड होगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, वो भी हमारे पास आउटवर्ड होगी, ठीक हो गया। फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव दोनों की फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड होगी। यहाँ पर आपको बात जो है वो मज़ीद समझ आ जाएगी। अब ये फील्ड आउटवर्ड है तो इसकी अगर हम थोड़ी एक्सटेंशन करना चाहें तो उसको हम यूँ करते देख सकते हैं, और ये इस तरफ जा रही है तो इसकी अगर थोड़ी एक्सटेंशन करना चाहें हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसकी जो एक्सटेंशन थी उसको हम इधर ले गए, इसकी एक्सटेंशन थी तो उसको हम इधर ले गए। अब इसको देखो, ये वाली जो ई है ये ई पॉजिटिव है, इसको दो कॉम्पोनेंट से ब्रेक डाउन कर दो, एक ये कॉम्पोनेंट आ गया और एक तुम्हारे पास ये कॉम्पोनेंट आ गया। एंगल था ना ये, तो एंगल यहाँ पर बन रहा था, एंगल के साथ वाली ये क्या आ गई, ई कोस थीटा, ये क्या आ गई, ई साइन थीटा। ये ई पॉजिटिव वाली कोस थीटा और ये भी ई पॉजिटिव वाली साइन थीटा। अब देखो अब ये जो लाइन जा रही है इसकी देखो, इसका ये फैक्टर ई पॉजिटिव कोस थीटा और ई पॉजिटिव साइन थीटा, यानी ये जो दो कॉम्पोनेंट्स है ये इसकी वजह से और ये किसकी वजह से, ये इसकी वजह से, और ये दो कॉम्पोनेंट ये इसकी वजह से है और ये किसकी वजह से है, ये इसकी वजह से, ठीक हो गया। अब पिछले जो हमने पढ़ा ना पीछे जो हमारी पीछे जब हमने पढ़ा तो उसमें ऐसे हमारे पास दो आए थे और दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी वर्टिकल कॉम्पोनेंट से इनको कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है ये वाला इस तरफ जा रहा है और ये वाला हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो दोनों अपोजिट साइन में ये पॉजिटिव 2 है और ये नेगेटिव 2 है, दोनों जिससे इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो सिर्फ वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स की वजह से होगी, और वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने निकालनी हो तो वो ई साइन थीटा, यानी ये वाला साइन थीटा, ई साइन थीटा ये वाला और ई साइन थीटा ये वाला, इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं।
तो जो चीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करे वही चीज़ जिंदा रहती है, और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये इस तरफ जा रहा था राइट हैंड की तरफ और लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा था, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आई 2E sin थीटा। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। बहुत ही आसान बात है। अब आगे की तरफ जाना हो तो ऐसे जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके बराबर आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी KQ/r²। KQ/r² के बराबर होती है, तो K किसके बराबर आ गया 1/4 पाई। ठीक हो गया, तो इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर दो। ठीक हो गया, तो ई टोटल किसके बराबर आएगा, ई टोटल बराबर है हमारे पास 2, ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और साथ साथ साइन थीटा। पहले आप कोस थीटा की वैल्यू निकाल रहे थे, अब आपने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। ई राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला ले लेते हैं कि ये है, ये हमारे पास बराबर थी R के बराबर, और ये है D/2 और ये है Y, यानी ये Y है, ये D/2 है और ये R है। यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हमने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू से आपको पता है ना, साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ठीक होगा, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आ रहा है, एंगल के साथ देखो क्या आ रहा है, Y आ रहा है, तो Y यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, Y और हाइपोटेन्यूज ये है ना, ये किसके बराबर है, R के बराबर। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया, Y डिवाइडेड बाय R। सिंपल सी बात है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और साइन थीटा किसके बराबर था, साइन थीटा हमारे पास बराबर था Y डिवाइडेड बाय R, Y डिवाइडेड बाय R। आसान बात होगी। ठीक हो गया, अब हमने क्या किया कि 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 4 क्या आता है 1/2। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया R³ और Y³ के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास QY आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने R³ की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया, अब हमारे पास दोबारा हम वही ट्राइंगल ले लेते हैं कि हमारे पास ये ट्राइंगल था, ये हमारे पास R था, ये हमारे पास Y था और ये हमारे पास D/2 था। तो यहाँ पर हमने R की वैल्यू निकालनी थी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर थी, हमारे पास हाइपोटेन्यूज बराबर थी R² के बराबर थी। तो बेस हमारे पास किसके बराबर थी, D/2 का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ले ली, तो दोनों दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। ठीक हो गया, ये चीज़ हमारे पास आ गई, यानी जो हमारे पास रेडियस था ना, हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज इसके बराबर आ गई। ठीक हो गया, अब हमने स्क्वायर रूट को अगर कैंसिल आउट करना हो तो हम इस तरह कर सकते हैं कि D/2 का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म करनी हो ना तो आप पावर में ले लिया करें 1/2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। मैंने थोड़ा सिंपल में इस तरह करवाया क्योंकि हमने पीछे पढ़ चुके हैं। तो R³ की यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करेंगे। ठीक हो गया, R³ की हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर R³ की हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई टोटल किसके बराबर आएगा, ई टोटल बराबर आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट QY, और ये सिर्फ R की वैल्यू थी ना, तो वो आएगा हमारे पास D/2 का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर। और 1/2 किस वजह से है, स्क्वायर रूट हटाई थी, और 3 किसकी वजह से है, ये 3 जो है वो इसके ऊपर पहले से पढ़ रहा था। ठीक हो गया, तो ई टोटल हम यहाँ पर लिखे ना, तो ई टोटल हमारे पास किसके बराबर आई है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट QY, और ये जो बेसिकली D/2 का और Y स्क्वायर इनकी जो है ना, मैं वैल्यूज़ को थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर 2 + 3 हो तो इसको 3 + 2 भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं वही करूँगा कि Y स्क्वायर को पहले लिख दूँगा और D/2 को जो है ना मैं बाद में लिख दूँगा, D/2 का स्क्वायर और बाहर इनके 3/2 आ गया। तो अब दोबारा वही करेंगे कि यहाँ पर जो है वो हम कॉमन ले लेंगे।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम दोबारा क्या करेंगे, दोबारा हमने कॉमन ले लिया। तो आप यहाँ पर थोड़ी रिवीजन हो जाएगी जब हम कॉमन किस तरह लेते हैं। यहाँ पर कॉमन लेने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर y को कॉमन लेना है, इसको क्या हो गया, हाँ, अगर आपने यहाँ पर वाई स्क्वायर को कॉमन लेना है तो सबसे पहले वाई स्क्वायर को बाहर ले जाए। ठीक हो गया, वाई स्क्वायर को आप बाहर ले गए और वाई स्क्वायर जब बाहर गया ना, जब स्कूल से बाहर गया ना, तो अपना सामान भी लेकर गया है। ठीक हो गया, तो वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3/2 के साथ। वाई स्क्वायर पूरा बाहर निकला है, पूरा बाहर निकला तो अपना सामान 3/2 को भी लेकर गया है। तो अंदर क्या करेंगे, अंदर वाला जो वाई स्क्वायर है ना, अंदर वाला वाई स्क्वायर है, इसको भी डिवाइड करवाएंगे वाई स्क्वायर के साथ। देखो जब वाई स्क्वायर को कॉमन ले रहे थे तो एक तो ये कि आप बाहर इसको मल्टीप्लाई करवा दें और अंदर जो दोनों टर्म्स हैं ना उसके साथ डिवाइड करवा दें। d/2 स्क्वायर है। ठीक हो गया, ये भी वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पर डिवाइड हो गया। और बाहर क्या, बाहर हमारे पास बचा 3/2। ठीक हो गया, तो टोटल निकालनी थी, तो टोटल किसके बराबर आई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 को मल्टीप्लाई करवा दो 3/2 के साथ, क्या आंसर आता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y क्यूब, और ये क्यू वाई आ गया। ठीक हो गया, और ये क्या आ गया आपके पास क्यू वाई आ गया। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें भी एक दूसरे के साथ क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक हो गया, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से डिवाइड होगी। और d/2 के ऊपर भी, d के ऊपर भी स्क्वायर था, y के ऊपर भी स्क्वायर था, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है उसको शेयर कर लिया। ठीक हो गया, तो आंसर क्या आ गया कि अंदर क्या आया 1 प्लस d/2y स्क्वायर। d के ऊपर भी स्क्वायर था, 2 के ऊपर स्क्वायर था, y के ऊपर भी स्क्वायर था। और बाहर क्या है, बाहर भी इनके ऊपर क्यूब है, वो किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है 3/2 के ऊपर। तो देखो जब 2 को डिवाइड करवाना 3/2 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, आंसर हमारे पास आता है क्यूब के बराबर ही आता है। 2 को मल्टीप्लाई करवा दो 3/2 के साथ। लेकिन यहाँ पर देखो d/2y हो रहा है, ऊपर स्क्वायर भी है। जब भी ऊपर बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो, नीचे बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो, तो उसका जो स्क्वायर लेते हैं वो 0 के बराबर आ जाता है। तो सारी वैल्यू 0 के बराबर आ गई, और ये तकरीबन सब कुछ जो है वो 1 + 0 1 आ गया, और 1 के ऊपर अगर 3/2 लिया जाए तो वो भी 1 के बराबर आ जाता है। तो ई टोटल यहाँ पर किसके बराबर है, ई टोटल यहाँ पर बराबर आया क्यू वाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और y की क्यूब के बराबर। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल थी ना, उसकी वैल्यू यहाँ पर इसके बराबर थी। यहाँ पर बस हमने ये किया कि क्यू वाई को जो है वो हमने डायपोल के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यू वाई को हमने डायपोल के बराबर नहीं किया, क्योंकि जो चार्जेस थे ना वो दोनों के सेम थे। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह बात समझ आई होगी। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, अगले जो वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह ताला हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर चलेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस को भी पढ़ा देंगे इंशाल्लाह ताला। यानी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह होगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हमारा ये जो चैप्टर है ना वो इंशाल्लाह ताला वाइंड अप हो जाएगा, और फिर हम जो है वो नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। और वाइंड अप हो जाएगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह ताला हम न्यूमेरिकल करवा देंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगले जो 3-4 दिन है ना, इसमें चैप्टर जो है वो हमारा इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।